तो आइए सरगम, सबसे पहले बात जो है मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। मौसम की बदलती चाल से अप्रैल महीने में जनवरी वाला मौसम देखने को मिल रहा है। और देखिए, आलम यह है कि मौसम कब किस करवट लेगा, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है। पहाड़ बर्फ से ढके हैं तो मैदानों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों पर ठंड का मौसम तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में फिर बर्फबारी हुई। मंदिर पर रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही थी। वहीं केदारनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी ने इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ा दी है। इन दिनों चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियां भी शोर से चल रही हैं। इस महीने के आखिर में यात्रा की शुरुआत होगी। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, वहां पर देखिए मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इससे सैलानियों के चेहरे खिल गए। बिल्कुल, और इससे सैलानियों के चेहरे जरूर खिल गए वैभव, और वो मस्ती के लिए बर्फ से ढकी सड़कों पर निकल पड़े हैं। कुल्लू में अटल टनल के पास भी बर्फ नजर आ रही है, जिसने सैलानियों के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं बात अगर शिमला की करें तो शिमला में बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया है। ऐसे में लोग रिज मैदान पर मौसम का आनंद उठाते हुए दिखाई दिए। इस बीच राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी जमकर बादल गरजे। गर्मी की आहट के बीचों बीच बारिश ने लोगों को काफी राहत जरूर दे दी है। साथ ही दिल्ली एनसीआर का मौसम अब सुहाना जरूर हो गया है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है। बीती रात से बादल छाए हुए हैं। सुबह होते होते कई जगह जमकर बरसात भी हुई। बारिश की वजह से लोगों ने गर्मी से राहत उनको मिली है और उन्होंने सांस ली राहत की। मार्च की शुरुआत से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इन्हीं बूंदों की वजह से लोगों को अभी तक भीषण गर्मी नहीं झेलनी पड़ी है। हालांकि कई इलाकों में पानी भरने की समस्या भी सामने आई है। इसके अलावा कुछ जगह खेती को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अलग अलग राज्यों की सरकारों ने किसानों को मौसम की बेरुखी की वजह से बर्बाद हुई उनकी फसल का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। तो ये किसानों के लिए राहत भरी खबर जरूर है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से बादल गरजे, दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई। अगर आप जो स्टेट्स का नाम देखेंगे वो मोस्टली आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में का नाम लिखा है। इन सभी स्टेट्स में आपको अगर टेम्परेचर का ट्रेंड देखते हैं तो टेम्परेचर आपका ग्रेजुअली सिर्फ इंक्रीज नहीं करता है मार्च से जून तक, ये आपका बढ़ता है और एक WD जब पास करता है हम एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और उसके बाद दोबारा फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्ब अगर टेम्परेचर हीट वेव कंडीशंस तक पहुंचेगा, इसका मतलब है कि हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आगे थोड़ा वीक होने का संभावना है। ये संभावना ही है क्योंकि हम भी मॉडल्स देख के ही बताते हैं और जितना पास आएंगे उतना एक्यूरेटली हम बता पाएंगे। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक हो जाएंगे तभी आपका नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक जो एंटी साइक्लोन है वो रहेगा। आपका क्लाउडिंग बिल्कुल कम होगा, सूरज की रोशनी पूरा धरती में आएगा और साथ ही साथ आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो देखिए, अप्रैल के महीने में एक बार फिर से बर्फबारी ने यू टर्न ले लिया है। पहाड़ी इलाकों में बीती 2 दिन की अगर हम बात करें तो खूब बर्फबारी हुई है, जिससे वहां अब जो है बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। बद्री विशाल से लेकर केदार धाम तक का कुदरत ने काफी हद तक शानदार श्रृंगार किया है। आप भी देखिए। अप्रैल का महीना भले ही शुरू हो गया है, लेकिन एहसास कड़ाके की ठंड वाले जनवरी का हो रहा है। अप्रैल के महीने में पहाड़ों पर सफेद संगमरमरी बर्फ जनवरी जैसी फीलिंग दे रही है। चाहे हरिधाम बद्रीनाथ हो या फिर शिवधाम केदारनाथ, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। आसमान से गिरते सफेद फाहों के बीच भगवान बद्री विशाल का धाम और भी मनोरम लग रहा है। मशीनों से लेकर निर्माण के दूसरे साजो सामान पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी है। भगवान बद्री विशाल के कपाट इस बार 27 अप्रैल को खोले जाने हैं। इस बीच बर्फबारी के कारण मास्टर प्लान से जुड़े कामों में बाधा आई है। कुछ ऐसा ही आलम महादेव के धाम केदारनाथ में देखने को मिल रहा है। हिमपात ने बाबा केदार के धाम का अद्भुत श्रृंगार किया है। केदार धाम में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है।
क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला यहाँ थम ही नहीं रहा है। अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन केदार धाम में बर्फबारी बदस्तूर जारी है। हालत ये है कि केदार धाम में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बर्फ से ढक चुकी हैं। 15 अप्रैल से धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होनी है, जबकि 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। लिहाजा समय पर यात्रा के पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। अप्रैल के महीने में मौसम का मिजाज काफी बदला है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ बरस रही है तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। जोरदार बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरों पर काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। अप्रैल में अमूमन मौसम की ऐसी मेहरबानी कम ही देखने को मिलती है। सफेदी में समाये इस इलाके की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बर्फबारी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। हर तरफ केवल सफेद बर्फ की चादर है और आसमान से गिरती बर्फ वहां मौजूद सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अटल टनल के पास मौसम का ये मिजाज देखकर सैलानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और ये बर्फबारी उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इसीलिए तो पर्यटक बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। रास्ते कौन से हैं? पहाड़ों से लेकर सड़कों तक पर सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ का बसेरा है। नजारा ऐसा कि जैसे कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी पूरे शबाब पर है। पूरे हिमाचल में कमोबेश एक जैसे हालात है। शिमला के ऊपरी इलाके में बर्फबारी है तो निचले इलाकों में भी बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दियों में तो बर्फ पड़ी नहीं, ना बारिश हुई। अब मार्च का महीना खत्म हो रहा है तो बारिश पर वगैरह लगातार लगी हुई है। अब ऐसे है कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, लाने छोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मौसम का ऐसा है जी, ठंड काफी हो गई हुई है। बिल्कुल इस महीने में तो वैसे ठंड बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब बारिश की वजह से तापमान बहुत गिर गई, वो ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। अप्रैल के महीने में ऐसे हालात देखने की उम्मीद जरा कम ही की जाती है, लेकिन इस साल सैलानियों पर ये सर्दी काफी मेहरबान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अभी 1-2 रोज बर्फबारी और बारिश हो सकती है। अटल टनल और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ गई है। ऐसे में हादसों का खतरा भी बढ़ चुका है। बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलती इस कार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फबारी देखिए, पीछे जो स्पेल रहा है उसमें बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में अच्छी बर्फबारी हुई है। इसी तरह से किन्नौर जिला, चंबा, शिमला, कुल्लू, इन जिलों में बर्फबारी भी रिपोर्ट हुई है। प्रदेश के बाकी एरियाज में अच्छी बारिश हुई है और जो डेफिसिट था उसमें भी कमी आई है। करीब 28% जो है डेफिसिट अब रह गया। बारिश जो है रिकवर हो गई है, बारिश ठीक हो रही है। यही वजह है कि सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी के बीच अटल टनल के पास फंसी हुई हैं और यहां लंबा जाम लग गया है। गाड़ियों पर जमी बर्फ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बर्फबारी ने पूरे इलाके को चमचमाती सफेद चादर में ढक दिया है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अप्रैल की शुरुआत जो है बर्फबारी के साथ हुई है। कुदरत की बिछाई सफेद चादर के दीदार के लिए सैलानी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ से ढकी सड़क पर एक कार फिसलती नजर आई। इससे पहले ये कार जो है बर्फबारी से पटी सड़क पर आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन फिसलने की वजह से उसे आगे बढ़ने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़े और ऐसे में वो अचानक बेकाबू होकर फिसलने लगी। बर्फीली सड़क पर फिसलती हुई इस कार की
दिशा भी अचानक बदल गई। हालांकि कुछ मीटर बाद वो रुक गई। इसके बाद उसमें बैठे जो सभी लोग हैं वो भी सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि कार आपको फिसलते हुए साफ तौर पर इस वीडियो में नजर आ जाएगी। तो सिर्फ मौसम का नजारा ही बदला नहीं है, बल्कि आज से ट्विटर का लोगो भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। दरअसल देर रात से ट्विटर से नीली चिड़िया गायब हो गई है। इस बदलाव के बाद से यूजर्स काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीली चिड़िया की जगह एलन ने डॉगी को अपना नया लोगो बना दिया है। इसको लेकर ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक ट्वीट भी किया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब डॉगी ही ट्विटर का नया लोगो भी होगा। हालांकि अभी भी इस लोगो को लेकर ज्यादातर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज ही नजर आ रहे हैं। दरअसल सोमवार रात से यूजर्स को अपने ट्विटर अकाउंट पर नीली चिड़िया की जगह एक डॉगी नजर आने लगा। इस लोगो को देखकर यूजर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए, कंफ्यूज भी हो गए। थोड़ी देर में ये सवाल सोशल मीडिया पर छा गया कि क्या ये मजाक है या फिर यही हकीकत है। देखते ही देखते ट्विटर पर हैशटैग डॉगी ट्रेंड करने लगा। यूजर्स को लगा था कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही एलन मस्क ने खुद ट्वीट किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ट्विटर ने अपना लोगो वास्तविक में बदल दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है बड़े बदलाव की वो कहानी जिसने ट्विटर यूजर्स को हैरान और परेशान कर दिया है। देखिए ये बदलाव एलन मस्क ने क्यों किया, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए से समझाते हैं। तो देखिए समझने वाली बात यह है कि जिन्हें अब तक ट्विटर को नीली चिड़िया से पहचानने की आदत थी, उन्हें अपनी इस आदत को अब बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्विटर ने अब अपना लोगो बदल दिया है। ट्विटर ने शिबा इनू नस्ल के डॉगी को अपना नया लोगो बना दिया है। मस्क के इस फैसले के बाद से सोशल मीडिया पर डॉगी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और लोग अपने अपने तरीके से इस बदलाव पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। मस्क ने इस बदलाव से पहले कार में बैठे डॉगी की तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन तब लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आया और लोगों को अंदाजा नहीं था कि मस्क आखिरकार क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से कार में बैठे एक डॉगी की तस्वीर पोस्ट की, तो ये साफ हो गया कि अब ट्विटर की पहचान बदल दी गई है ट्विटर के द्वारा। हालांकि मस्क डॉगी को लेकर कई बार इस तरह के संकेत दे रहे थे, लेकिन किसी को ये यकीन नहीं था कि मस्क ट्विटर की पहचान और उसका चेहरा ही पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। एलन मस्क ने हाल ही में $40 अरब की कीमत चुकाकर कुछ महीनों पहले ट्विटर को खरीदा था। तब से ट्विटर कई तरह के बदलावों से गुजर रहा है। इससे पहले आपने पेड ब्लू टिक के फैसले को लेकर भी कई खबरें सुनी होंगी। मस्क काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहे थे। कई सरकारों ने मस्क की ब्लू टिक की पॉलिसी को खारिज कर दिया है और उसके लिए भुगतान से इनकार भी कर दिया है। अब जिस डॉगी को मस्क ने ट्विटर का नया चेहरा बनाया है, दरअसल वो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी का साइन है जो काफी पहले से ही लोगों की नजरों में था। आमतौर पर सोशल मीडिया मीम्स के लिए डॉगी को तस्वीर का इस्तेमाल ये होता रहता है, लेकिन अब इस डॉगी को मस्क ने नई पहचान दे डाली है और अब ट्विटर पर नीली चिड़िया नहीं बल्कि ये डॉगी ही नजर आने वाला है। रैया, आपको दिखाते हैं बहुत शानदार रोमांचक खबर। वैसे तो सामने शेर आ जाए तभी डर लगने लग जाता है, और अगर शेरों के बीच लड़ाई छिड़ जाए तो क्या होगा। गुजरात के गिर के जंगल से शेरों की जंग की तस्वीर निकल कर आई है, आप भी देखिए। सिर्फ 10 सेकंड के इस वीडियो में जंगल की जंग का बेहद अनोखा वाकया कैद हुआ है। ये वीडियो गुजरात के गिर के जंगल का है। यहाँ खूंखार बब्बर शेर आपस में भिड़ गए तो बेहद रोमांचक दृश्य दिखा। दो बब्बर शेरों की लड़ाई में जैसे ही तीसरे की एंट्री हुई तो दोनों शांत होकर भाग निकले। जानकारों की माने तो एशियाटिक लॉयन के लिए मशहूर गिर के जंगलों में शेरों की लड़ाई अपने अपने इलाके पर दबदबे को लेकर जाहिर करती है। गिर के जंगल में टूरिस्ट सफारी से जुड़े गाइड और जानकार बताते हैं कि जब किसी शेर के इलाके में कोई दूसरा शेर घुसने की कोशिश करता है तो उनके बीच इस तरह आपस में लड़ाइयां होती हैं। हालांकि जंगल की सैर करने पहुंचे लोगों को शेरों की आपसी लड़ाई का दृश्य कभी कभी ही देखने को मिलता है। किसी और शेर के अपने इलाके में घुसने पर दूसरे शेर गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि इस हालिया घटना में किसी शेर को नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन जो सैलानी शेरों की जंग के गवाह बने वो कुछ पल के लिए सहम जरूर गए। भार्गवी जोशी, गिर, गुजरात, गुड न्यूज टुडे।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे से छुड़ाई गई सुमेर सागर को संवारना शुरू कर दिया है। करीब 20 एकड़ में फैली इस झील का सौंदर्यीकरण कई चरणों में किया जाएगा, जिसके बाद गोरखपुर के लोग मुंबई की चौपाटी जैसा मजा यहां पर ही ले पाएंगे। वहां पर वाटर स्पॉट्स का इंतजाम किया जाएगा, जॉगिंग ट्रैक यहां पर बनाए जाएंगे, म्यूजिकल फाउंटेन भी लगेगा, बच्चों के लिए पार्क और फूड कोर्ट भी तैयार होगा। मतलब शहर के लोगों के लिए कोई गुड न्यूज से कम नहीं होने वाली है। टोटल जो वो पूरा क्षेत्र है वो तो 20 एकड़ से ज़्यादा का है, बट शुरुआती फेज में जो फेज 1 होगा वो करीबन 6 एकड़ 7 एकड़ के आसपास का होगा, जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और उसके बाद जैसे जैसे उसमें क्लियरेंस मिलता जाएगा हमको, तो उसको बाद उसमें हम लोग आगे काम करेंगे। क्या क्या सुविधा है वहाँ पर? पूरा हम लोगों ने फोकस किया है कि एक तो वाटर बॉडी जो है वो डेवलप की जाए, साथ में उसके लिए टूरिस्ट के लिए वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ प्लान किया जाए, अच्छी पार्किंग दी जाए, कुछ कियोस्क भी इसमें दिए जाएँ, तो एक ऐसा स्पोर्ट जो है एक जगह डेवलप किया जाए शहर के बीच में, जहाँ पे शाम को जो है लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पे आके समय बिता सके। बात राष्ट्र रक्षा के महासंकल्प की कर लेते हैं, जिसे लेकर देखिए सरकार एक बड़े रक्षा सौदे की तैयारी में अंतिम चरण में नजर आ रही है और इसके साथ ही भारत की ताकत में और ज्यादा इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि इस डील के बाद देश को 2 ऐसे अचूक हथियार मिलने जा रहे हैं जो दुश्मनों की हर नापाक हरकत को नाकाम कर देंगे। कौन से ये हथियार हैं और क्या हैं इनकी खूबियां, ये सब हम आपको बताएंगे। रिपोर्ट देखिए। जमीन हो या आसमान या फिर समंदर, हिंदुस्तान के जाबाज दुश्मन की हर चाल को बेकार कर देंगे। भारत को नुकसान पहुंचाने की दुश्मन की हर कोशिश नाकाम कर दी जाएगी, क्योंकि भारतीय सेनाओं के तरकश में अब जल्द ही ऐसे हथियार मौजूद होंगे जिनका कोई तोड़ नहीं है। भारतीय सेना अब सटीक निशाने साधने और दुश्मन के ठिकानों और साजो सामान को नेस्तो नाबूद करने में बेजोड़ अमेरिकी हेलफायर मिसाइल और पनडुब्बी रोधी MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो से लैस होने जा रही है। दरअसल भारत अब अमेरिका के साथ 2400 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा करने जा रहा है। इसके तहत हेलफायर मिसाइल खरीदी जाएंगी और साथ ही साथ MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो भी हासिल किए जाएंगे। MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो को जहाजों, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हेलफायर मिसाइल को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में लगाया जा सकता है। खबर है कि अमेरिका के साथ इन हथियार सौदों के लिए बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। हेलफायर वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी समेत कई प्रमुख आतंकवादियों का सफाया किया था। इस मिसाइल की और क्या खूबियां हैं, जरा ये भी जान लीजिए। ये मिसाइल सटीक निशाना साधने में सक्षम है। सटीक निशाने के लिए इसमें कैमरे लगे होते हैं। इसका निशाना सीधे लक्ष्य को भेदता है। इससे आसपास के लोगों या किसी और चीज को नुकसान नहीं होता। इसका वजन 45 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 1.6 मीटर है। इसे निजा मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेजर जैसी 6 नुकीले ब्लेड होते हैं जो स्टील की मोटी चादर को भी काट सकते हैं। ये मिसाइल पल भर में लक्ष्य को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विमान या किसी और लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। बताया जाता है कि अमेरिका हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल 2017 से ही करता आ रहा है। 2020 और 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर भी इसके जरिए हमले किए गए। वहीं दूसरा खास हथियार जो अमेरिका से भारत को मिलने वाला है वो है पनडुब्बी रोधी MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो। ये पनडुब्बी रोधी हथियार है। इसकी लंबाई 2.72 मीटर है, जबकि इसका व्यास 324 मिलीमीटर है।
इसका इस्तेमाल नौसेना के P-8L विमानों से किया जाएगा। समुद्री हमलों से बचाव में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। जाहिर है भारत के लिए अपनी समुद्री सीमा की रक्षा में इन लड़ाकू साजो सामान की काफी अहमियत हो सकती है। साथ ही साथ हिंद महासागर और दूसरी समुद्री इलाकों में चीन और पाकिस्तान की हरकतों को नाकाम करने में भी आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। और अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अयोध्या कहा, जहां चैत्र नवरात्रि के दौरान हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन की शुरुआत की गई। ये सेवा लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंच रहे लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की पहल पर ये सेवा की शुरुआत की गई, जिसका आने वाले समय में और भी ज्यादा विस्तार किया जा सकता है। आसमान से कुछ ऐसा दिखता है प्रभु श्री राम का निर्माणाधीन मंदिर। आसमान से कुछ ऐसा दिखता है हनुमानगढ़ी का मंदिर। और आसमान से कुछ ऐसा दिखता है सरयू जी का पवित्र तट। अभी तक राम भक्त अयोध्या की तंग और भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरकर पवित्र स्थानों के दर्शन किया करते थे, मगर अब श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के हवाई दर्शन कुछ इस अंदाज में कर पाएंगे। न तो भीड़ की धक्का मुक्की और न ही ट्रैफिक जाम का झंझट, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर सेवा ने भक्तों की अयोध्या तीर्थ यात्रा को और आरामदायक बना दिया है। कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ दर्शन करेंगे सरयू मैया के। ये सरयू तट है, सरयू नदी है, जहाँ लाखों में श्रद्धालु सरयू माता का दर्शन करते हैं आकर। और ये तस्वीरें अभी आप जो देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि सरयू कितनी मनमोहक है, सरयू कितनी सुंदर है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सरयू नदी जो है उसको लेकर यह तस्वीरें, यही वो एरिया है जहां पर लोग आके डुबकी लगाते हैं। और अयोध्या का जो मनमोहक नजारा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि अयोध्या की भव्यता और दिव्यता में चार चांद लग रहे हैं। यहाँ हनुमानगढ़ी भी आपको नजर आएगा, हनुमानगढ़ी का मंदिर आपको यहाँ नजर आएगा। और कुछ आगे चलकर रामलला के दर्शन भी आपको होंगे। और ये भव्यता जो है अयोध्या की, वो फिलहाल देखते ही बन रही है। और ये वो एरिया है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का। सिक्योरिटी की वजह से हमारा चॉपर इसके ठीक ऊपर नहीं चल सकता है, पर दूर से ही सही आपको दृश्य पूरे दिखेंगे कि राम मंदिर निर्माण कितना जोर तरीके से यहाँ पर हो रहा है। 28 मार्च से शुरू हुई ये सेवा अयोध्या पहुंच रहे राम भक्तों को खूब रास आ रही है। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट काउंटर से टिकट लेकर यात्री इस हेलीकॉप्टर सेवा का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। एक बार में 7 लोग ही इस हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो इसकी सिटिंग है, जो गद्दियां बनी हैं, वो आप देख सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल यहाँ पर बनाई गई हैं। 1 2 3 4 व्यक्ति पीछे बैठ सकते हैं, 3 व्यक्ति आगे बैठ सकते हैं और 1 व्यक्ति इसमें आगे और जो पायलट है वो बैठेगा। यानी कि आप कुल मिलाकर ये 7 सीटर है। ये 7 सीटर हेलीकॉप्टर है जो आपको अयोध्या के दर्शन करवाएगा। यह हेलीकॉप्टर सेवा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन ने मिलकर शुरू की है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। हम तो अयोध्या घूमने आए थे, हमको मालूम पड़ा कि हेलीकॉप्टर की राइड चालू है, तो हमने सुना कि राइड करके आते हैं। तो राम मंदिर का दर्शन हुए ऊपर से, वो सही है हमारे लिए। कैसा एक्सपीरियंस है राम मंदिर के दर्शन ऊपर से? बहुत सही है एकदम। हम आए हैं कच्छ से आए हैं। कहाँ से आए? कच्छ गुजरात से आए? गुजरात कच्छ से आए, भूज कच्छ। गुजरात में क्या बताएंगे जाकर? अभी सब बताएंगे कि हेलीकॉप्टर में घूम के आए हम। हर्ष, मजा आया आपको? बहुत मजा आया, पर बीक लगी। क्या लगी? बीक लगी मैंने बहुत। अगर आने वाले दिनों में उम्मीद के मुताबिक इस हवाई सेवा को लेकर लोगों में उत्साह बरकरार रहा, तो न सिर्फ हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बल्कि ये सेवा नियमित रूप से जारी रहेगी।
यूपी पर्यटन विभाग का ये पूरा नमूना जो आपके सामने है। अब देखना ये है कि 24 में जब मंदिर बनेगा तब रफ्तार कितनी आएगी, क्योंकि अभी भले हेलीकॉप्टर कम है पर 24 में जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो इन हेलीकॉप्टर्स की संख्या भी बढ़ने वाली है। आपको 3000 रुपए देने हैं और यहां पर 8 मिनट का लगभग सफर करेंगे और सारे मंदिरों के दर्शन करके वापस रामकथा पार्क में आपको ये छोड़ेगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और बात उस खुशखबरी की जिसने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को खुश कर दिया है। बनारसी पान और लंगड़ा आम सहित वाराणसी की 4 और चीजों को नई पहचान मिल चुकी है। ये पहचान है जीआई टैग की, यानी जिस जगह के नाम से ये चीजें मशहूर हैं उनके साथ इनके रिश्ते पर सरकारी मोहर लग गई है। आपको बताते हैं जीआई टैग मिलने का क्या मतलब होता है, इससे इन चीजों को क्या फायदा होगा, देखिए। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में अब आम की बहार आने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी उस बनारसी लंगड़ा आम के बारे में है जो अपने रस, स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर बनारस के लंगड़ा आम को अब जीआई टैग मिल गया है। और सिर्फ बनारस के लंगड़ा आम को ही नहीं बल्कि 3 और ऐसी चीजों को जीआई टैग दिया गया है जो अपनी खासियत से देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें सबसे खास तो ये है बनारसी पान, जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। क्योंकि मगही पान को बनारस में अलग तरीके से तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है, इसलिए इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। और ये भी कहा जाता है कि खई के पान बनारस वाला तो खुल जाए बंद अकल का ताला। खैर, बनारसी पान को अब जीआई टैग के जरिए नई पहचान मिली है जो इसकी परंपरा को और भी बुलंदी तक पहुंचाने में मददगार होगी। इसके अलावा बनारस से ही सटे रामनगर में पैदा होने वाले बैंगन और चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जीआई टैग है क्या और बनारस की जिन खास चीजों को ये पहचान दी गई है उससे क्या फायदा होगा। जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग किसी खास जगह या क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट को दिया जाता है। किसी भी जगह का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान जुड़ी होती है। जीआई टैग उस पहचान को प्रमाणित करने की व्यवस्था है। खेती से जुड़े उत्पाद, पारंपरिक तौर पर बनने वाले सामान, खाने पीने की चीजों, हैंडीक्राफ्ट वगैरह को जीआई टैग दिया जाता है। इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क यानी कि CGPDTM के यहाँ आवेदन करना पड़ता है। जिस सामान को जीआई टैग मिलता है उसे देश विदेश में खास पहचान मिलती है। लिहाजा जीआई टैग मिलने से किसानों और उत्पादकों को लाभ होगा। इससे बाजार में सामानों की नकल रोकने में भी मदद मिलेगी। इस बार उत्तर प्रदेश के 7 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इनमें अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, नगीना का वुड कटिंग, मुजफ्फरनगर का गुड़, बखीरा ब्रासवेयर, बांदा का शजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला भी शामिल है। इस तरीके से केवल बनारस और इसके आसपास पैदा या उत्पादित होने वाली 22 चीजों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 45 से ज्यादा प्रोडक्ट जीआई टैग हासिल कर चुके हैं। तो उम्मीद है इस अनूठी पहचान से दुनिया में इन सामानों की मांग बढ़ेगी और भारतीय कारोबार नए मुकाम हासिल करेगा। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां एक पेड़ इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इस पेड़ का तना पूरी तरीके से खोखला है, लेकिन उसकी हरियाली यहां पर कौतूहल का विषय बनी हुई है। कहां है ये पेड़ और क्या है इसे लेकर लोगों की मान्यताएं, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड से काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी मंदिर शक्तिपीठ परिसर में मौजूद इस पेड़ की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये कदम का पेड़ है जो सरसरी तौर पर भले ही कुछ खास ना दिखे, लेकिन जब इसके करीब जाकर ध्यान से इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई आम पेड़ नहीं है। खास बात ये है कि ये पेड़ पूरी तरह से खोखला है, फिर भी सूखा नहीं है, बल्कि दूसरे पेड़ों की तरह हरा भरा है। इस पेड़ के तने से लेकर ऊपर तक के हिस्सों को ध्यान से देखें तो अचंभा हो सकता है कि आखिर इस खोखले पेड़ पर हरियाली कैसे छाई हुई है, लेकिन ये हकीकत है कि इस पेड़ पर हरी पत्तियों की भरमार है। ये पेड़ मां बाल सुंदरी शक्तिपीठ में काली माता के मंदिर के ठीक सामने है। बताया जाता है कि ये पेड़ 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि सदियों पहले किसी वजह से ये पेड़ जल गया था, लेकिन जल छिड़काव किए जाने पर ये फिर से हरा भरा हो गया।
परंतु छाल जलने की वजह से ये खोखला रह गया। लोग मानते हैं कि माता भगवती की आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही ये पेड़ सूखने से बचा है और अभी भी मौजूद है। मान्यताएं चाहे जो भी हो, लेकिन मंदिर परिसर में ये अनोखा पेड़ यहाँ आने वालों को खास तौर से आकर्षित करता है। माँ बाल सुंदरी देवी के इस शक्तिपीठ की अहमियत ऐसी है कि मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा ही रहता है और यहाँ पर आने वाले लोग इस पेड़ का दीदार किए बगैर नहीं जाते। काशीपुर से रमेश चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर का बांदीपुरा आत्मनिर्भर भारत की मिसाल कायम कर रहा है। यहां की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। वहां कई महिलाओं को सिलाई करने वाली मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, महिलाएं कढ़ाई भी सीख रही हैं। देखिए, बांदीपोरा के सुंबल में चलने वाले एहसास टेलरिंग सेंटर में सिलाई कढ़ाई सीखने वाली महिलाएं की लगन बता रही है कि बदले माहौल में वो खुद को भी बदलने का बीड़ा उठा चुकी हैं। पिछले 4 सालों से यहाँ पे लड़की बैठी रही थी, कुछ हासिल ही नहीं कर सकते थे। अब हमें ये सेंटर मिला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ताकि हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। कि जितनी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से सीखेगा, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें सिखाती है, कोऑपरेट है हमारे साथ बहुत। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे ये सेंटर प्रोवाइड किया। इससे हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अपनी फैमिली को ये थोड़ा सपोर्ट करेंगे, अपने पैरों पे थोड़ा खड़ा हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी है थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। इस टेलरिंग सेंटर में दूर दूर के गांव की महिलाएं पहुंच रही हैं और ट्रेनर की मदद से सलवार सूट से लेकर लहंगा, चुन्नी और हर तरह के परिधान की कटिंग और स्टिचिंग का हुनर सीख रही हैं। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर घाटी में आजकल खूब फल फूल रहे हैं। राजौरी के मनकोट में ऐसा ही एक नया एम्ब्रॉयडरी सेंटर खुला है, जहां फिलहाल 20 महिलाएं बड़े ही चाव से 3 महीने का क्रैश कोर्स कर रही हैं। यहाँ पे हम इस सेंटर में 20 ट्रेनिज लेते हैं, फिर उनको ट्रेंड करके उनको मंथली 1000 रुपीज स्टाइपेंड दिया जाता है एलिमेंट्री स्टेज में। फिर उसके बाद इनको जब ये ट्रेंड हो जाए तो इनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर इनको डिप्लोमे दिए जाते हैं। जो भी ट्रेंड लड़कियां हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से इनको स्कीम्स हैं बहुत सारी हमारे डिपार्टमेंट की, वो इनको देनी है। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादातर स्कूलों की ड्रॉप आउट महिलाएं आती हैं। साफ है कि 370 के नामुराद साए से मुक्ति मिलने के बाद घाटी में उम्मीद का नया सवेरा हो रहा है। आतंकवाद और अलगाववाद के खौफनाक दिनों में घर की चारदीवारी में डर और घुटन की जिंदगी जीने वाली महिलाओं की हसीन हसरतें बदलते हालात में हिलोरे मार रही हैं। कुजनी का सेंटर है, तो सबसे पहले हमने बेडशीट निकाली, अब शाल निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। पूरा 20 लड़कियों का ग्रुप है, तो यहाँ दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं जो घर पे ऐसे बैठी थी, जिनको कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं कर पाती थी, तो वो अब यहाँ पे सेंटर पे आती हैं, अच्छे से सीखती हैं और जो अपना कारोबार है आगे हमें डिप्लोमा मिलेगा इसका। हम चाहते हैं कि हम शौक से सीखें और आगे हम कुछ कर सकें, किसी को आगे सिखा सकें हम। दहशतगर्दी की अंधेरी तंग गुफा से निकलकर सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की खुशी इन महिलाओं के चेहरे पर साफ महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं जो कि प्रयागराज से सामने आई है। यहाँ गरीब महिलाओं को अब दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा करने के बजाय अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है और ये कोशिश अब रंग भी ला रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रसोई में बन रहा है गर्मा गर्म खाना। कहीं सब्जी बन रही है तो कहीं रोटियां पकाई जा रही हैं और साफ सुथरे तरीके से टिफिन में खाने को पैक भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां स्लम बस्ती में रहने वाली कुछ महिलाओं ने लोगों को अच्छा खाना मुहैया कराने के लिए टिफिन सर्विस शुरू की है। इसके जरिए ये अपने पांव पर खड़ी होकर इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। पहले झाड़ू पोछा करने जाते थे, वहाँ पे 4 बात भी सुननी पड़ती थी, देर हो गई,
आज कहे नहीं आए, कोई बीमार पड़ जाता था बच्चे तो जाना नहीं पड़ता था, तो कहे किस लिए नहीं आई बताते थे तो वो चिल्लाने लगती थी। अब हम आते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पे। बस्ती के कुछ बच्चे यहाँ आकर खाना बनाने में महिलाओं का साथ देती हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती हैं। महिलाओं के हुनर के सही तरीके से इस्तेमाल के लिए एक गैर सरकारी संस्था ने पहल की और ये कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। जो यहाँ की महिलाएं होती हैं उनके अंदर प्रतिभा तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उनसे बात करके हमने एक टिफिन सर्विस की शुरुआत की और इसका प्रयास है कि ये जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं, जो किसी ना किसी तरह से शोषित हैं, पीड़ित हैं और इनके प्रतिभाओं को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। यहाँ फिलहाल रोजाना सुबह और शाम 25-25 टिफिन तैयार करके लोगों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इसके जरिए ऐसे लोगों को मामूली कीमत में अच्छा खाना मिलता है जिनके पास खाना बनाने की सुविधा नहीं है, तो साथ ही साथ बस्ती की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, आज महावीर जयंती है। जैन संप्रदाय के लोगों के लिए महावीर जयंती बहुत ही खास शुभ होती है। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा निकाली और महावीर स्वामी के विचारों को याद किया गया। भगवान महावीर ने दुनिया को जैन धर्म के जरिए जीने की नई राह दिखाई। ये जश्न, ये उल्लास, ये उत्सव का माहौल भगवान महावीर स्वामी की जयंती का है। हर तरफ खुशी का माहौल है। हजारों साल पहले पैदा हुए महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के जरिए जीने की नई राह दिखाई थी। लोग आज भी उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहलों के सुख को त्याग दिया और सत्य की खोज में जंगलों की ओर चले गए। इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। भगवान महावीर ने समाज के सुधार और लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दिए। जैन संप्रदाय के लोगों के लिए महावीर जयंती बहुत ही खास मानी जाती है। इसका उत्साह पूरे देश में दिख रहा है। पाली से लेकर सीकर तक और झालावाड़ से लेकर जमशेदपुर तक देश के कोने कोने में जैन धर्म को मानने वाले लोग बैंड बाजे के साथ भगवान महावीर को याद करते हुए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। पाली की शोभा यात्रा में 108 इलेक्ट्रिक स्कूटर की रैली निकालकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिनमें जैन संस्कृति की झलक दिखाई दी। वहीं सीकर में शोभा यात्रा पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। लोगों ने भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी झांकियां निकाली और उनके उपदेशों को याद किया। वहीं झालावाड़ में शोभा यात्रा में लोग भजनों पर नाचते नजर आए। इस दौरान बच्चों ने विशेष वेशभूषा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। करौली में भी भगवान महावीर की भव्य रथ यात्रा निकली। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिए गए तो विधवाओं को सिलाई मशीन बांटी गई। महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर की पूजा की जाती है और उनके दिए गए उपदेशों को याद करके उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया जाता है। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए 5 नियम बताए थे। इन्हें पंच सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। उन्होंने लोगों को खुद पर विजय प्राप्त करने की सीख दी। उन्होंने लोगों से सभी पर दया करने को कहा। देश भर में जैन समाज के अनुयायी महावीर जयंती ऐसे ही धूमधाम से मनाते हैं और भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।